रामेश्वर जी कंधे पर हाथ रख के बोले, अगर अपने हमारी शर्त पूरी कर दी तो कहाँ है वह लड़की? धैर्य कहाँ है वह लड़की? क्यों छोड़ के गए उस लड़की को? वह लड़की खून में लथपथ कहाँ गई वह लड़की? रामेश्वर जी गुस्से में छीलते हुए कहे, जाए उसे कहीं से भी लेकर आए। धैर्य चौंक गया। वो धामू को देख के कमरे की तरफ देख के कहा, चली गई? और आप कहाँ थे धामू? जाने कैसे दिया आपने? धामू ना में सर हिला के कहा, नहीं सर, आपने जैसा कहा था वैसे ही किया था। हमने खाना बना के कमरे में ले गए तो देखा उनके पैरों के कांच के टुकड़े पैरों में गड़े हुए थे फर्श और उनका पैर पूरा खुन हुआ पड़ा था। हमने खुद उनकी पट्टी की है, खाना देकर आराम करने को कहा था और आपने कहा था रात का खाना बनाकर जाना, तो मैं भी वही किया और सुबह कर देखा आधे घर पर खून के निशान बने हुए थे। रामेश्वर जी धामू से कहे, धामू जाओ यहाँ से, आपने अपना काम ठीक से किया। धामू धैर्य को देख के उसकी घूरती हुई नजरों से बचते हुए सर नीचे करके चला गया था। रामेश्वर जी धैर्य से कहे, धैर्य हमें आपकी पत्नी इस घर में चाहिए। धैर्य का गुस्से में कहा, मैं किसी को कहीं नहीं लेने जा रहा हूँ। आपकी शर्त सिर्फ शादी करने की थी, न कि उसे मेरे घर में बसने की। नहीं, शादी के कागज आपको वकील लाकर दे देगा। अब ऑफिशियली आपको पोता शादी कर लिया है, अब वो लड़की जहाँ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आरुष सर पकड़ते हुए कहा, क्या मतलब एक लड़की से तुमने शादी कर ली है? वो एक शर्त थी दादाजी की। धैर्य ने गुस्से में कहा, तुम इस बीच में मत पड़। आरुष गुस्से में बोला, मैं बीच में न बोलूं, जबकि तू गलत है और दादू आप भी। रामेश्वर जी गुस्से में एक कागज का बंडल धैर्य के मुंह पर फेंकते हुए कहे, मिस्टर धैर्य रघुवंशी, आपकी हड़बड़ी कहीं न कहीं डूबा न दे। ये दस्तावेज सिर्फ एक पन्नों का नहीं था, आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए था, तब आपको फैसला लेना चाहिए था। आपके पास आधे घंटे हैं, ये पढ़ ले, अच्छे से एक भी लाइन छुटनी नहीं चाहिए। धैर्य आंखें छोटी कर दे रामेश्वर जी को देखा और जमीन पर गिरे पेपर को उठा के पढ़ने लगा था। जैसे जैसे धैर्य पेपर पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें बड़ी होते जा रही थी। उसके चेहरे से पता लग रहा था उसके जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। धैर्य की नशे गुस्से में तानते जा रही थी। कुछ ही देर में सारे दस्तावेज पढ़ लेने के बाद धैर्य गुस्से में चीजें फेंकते हुए कहा, दादू आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? और आपने मेरी जिंदगी का एतन अब्दा फैसला मुझसे बिना पीछे कैसे ले सकते हैं? रामेश्वर उसी लहजे में गुस्से में कहे, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी नहीं सुनते हैं, और आपको पता है इसका खामियाजा क्या हो सकता है। आरुष वहां भूत बने खड़ा था। नहीं उसे उस शर्त के बारे में पता था, नहीं धैर्य के हाथों में पकड़े दस्तावेज के बारे में। वो सिर्फ दादा पोते की बहस को सुन रहा था। आरुष चीखते हुए कहा, रियली गाइस, अभी आप दोनों का लड़ना जरूरी है या? उस बेचारी द्रुति का पता नहीं कितना तकलीफ में होगी, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। रामेश्वर जी आंखें दिखते हुए कहे, आरुष बंद करे अपने दोस्त की मदद करना, जिसके कारण जो गया है उसे ही वो लेकर आएगा। धैर्य गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहती है। रामेश्वर जी पीछे मुड़कर अपने कमरे में जाते हुए कहे, अभी रात हो गई है, कल सुबह मुझे आपकी पत्नी इस घर में दिखनी चाहिए और आप खुद उन्हें लेने जाएंगे। आरुष अगर आपको एड्रेस पता है तो धैर्य को भेज दे, वो अपनी बीवी को लेने जाएंगे और आरुष तब तक हमारे साथ रहेंगे, आ जाए हमारे साथ। आरुष धैर्य को देखते हुए कहा, इस कुत्ते के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं तू जाए द्रुति को ढूंढने और लेने। आरुष वाहन से दादाजी के कमरे में चला गया था। दोनों को जाने के बाद धैर्य चीजें फेंकते हुए चिल्लाने लगा था। कुछ ही देर में धैर्य किसी को फोन करके छीलते हुए कहा, उस लड़की को ढूंढो, कहाँ है, क्या कर रही है, हर मिनट की खबर चाहिए मुझे उसकी। धैर्य अपने कमरे में जाकर उस पेपर्स को देखते हुए चक्कर काट रहा था। वो पेपर जैसे उसकी जिंदगी का चैन उड़ा दिया था। वो सिगरेट पीते हुए गुस्से में दांत मींचे बैठा हुआ था। धैर्य को द्रुति की हर घंटे की न्यूज़ उसके फोन में आ रही थी। धैर्य पूरी रात सोया ही नहीं था। वो सूरज की पहली किरण देखते ही अपनी कार की चाबी के कर बाहर निकल गया था। रामेश्वर जी कंधे पर हाथ रख के बोले, अगर आपने हमारी शर्त पूरी कर दी तो कहाँ है वह लड़की? धैर्य कहाँ है वह लड़की? क्यों छोड़ के गए उस लड़की को? वह लड़की खून में लथपथ कहाँ गई वह लड़की? रामेश्वर जी गुस्से में छीलते हुए कहे, जाए उसे कहीं से भी लेकर आए। धैर्य चौंक गया। वो धामू को देख के कमरे की तरफ देख के कहा, चली गई? और आप कहाँ थे धामू?
जाने कैसे दिया आपने? धामुना में सर हिला के कहा, नहीं सर, आपने जैसा कहा था वैसे ही किया था। हमने खाना बना के कमरे में ले गए तो देखा उनके पैरों के कांच के टुकड़े पैरों में गड़े हुए थे, फर्श और उनका पैर पूरा खुन खुन हुआ पड़ा था। हमने खुद उनकी पट्टी की है, खाना देकर आराम करने को कहा था, और आपने कहा था रात का खाना बनाकर जाना, तो मैं भी वही किया, और सुबह आकर देखा आधे घर पर खून के निशान बने हुए थे। रामेश्वर जी धामू से कहे, धामू जाओ यहाँ से, आपने अपना काम ठीक से किया। धामू धैर्य को देख के उसकी घूरती हुई नजरों से बचते हुए सर नीचे करके चला गया था। रामेश्वर जी धैर्य से कहे, धैर्य, हमें आपकी पत्नी इस घर में चाहिए। धैर्य का गुस्से में कहा, मैं किसी को कहीं नहीं लेने जा रहा हूँ। आपकी शर्त सिर्फ शादी करने की थी, न कि उसे मेरे घर में बसने की। नहीं, शादी के कागज आपको वकील लाकर दे देगा। अब ऑफिशियली आपको पोता शादी कर लिया है, अब वो लड़की जहाँ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आरुष सर पकड़ते हुए कहा, क्या मतलब एक लड़की से तुमने शादी कर ली है? वो एक शर्त थी दादाजी की। धैर्य ने गुस्से में कहा, तुम इस बिच में मत पड़। आरुष गुस्से में बोला, मैं बिच में न बोलूं, जबकि तू गलत है, और दादू आप भी। रामेश्वर जी गुस्से में एक कागज का बंडल धैर्य के मुंह पर फेंकते हुए कहे, मिस्टर धैर्य रघुवंशी, आपकी हड़बड़ी कहीं न कहीं डूबा न दे। ये दस्तावेज सिर्फ एक पन्नों का नहीं था, आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए था, तब आपको फैसला लेना चाहिए था। आपके पास आधे घंटे हैं, ये पढ़ ले, अच्छे से एक भी लाइन छुटनी नहीं चाहिए। धैर्य आंखें छोटी कर दे रामेश्वर जी को देखा और जमीन पर गिरे पेपर को उठा के पढ़ने लगा था। जैसे जैसे धैर्य पेपर पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें बड़ी होते जा रही थी। उसके चेहरे से पता लग रहा था उसके जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। धैर्य की नशे गुस्से में तानते जा रही थी। कुछ ही देर में सारे दस्तावेज पढ़ लेने के बाद धैर्य गुस्से में चीजें फेंकते हुए कहा, दादू आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मेरी आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? और आपने मेरी जिंदगी का एतन अब्दा फैसला मुझसे बिना पीछे कैसे ले सकते हैं? रामेश्वर उसी लहजे में गुस्से में कहे, ठीक वैसे ही जैसे आप हमारी नहीं सुनते हैं, और आपको पता है इसका खामियाजा क्या हो सकता है। आरुष वहां भूत बने खड़ा था। नहीं उसे उस शर्त के बारे में पता था, नहीं धैर्य के हाथों में पकड़े दस्तावेज के बारे में। वो सिर्फ दादा पोते की बहस को सुन रहा था। आरुष चीखते हुए कहा, रियली गाइस, अभी आप दोनों का लड़ना जरूरी है या? उस बेचारी द्रुति का पता नहीं कितना तकलीफ में होगी, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। रामेश्वर जी आंखें दिखते हुए कहे, आरुष बंद करे अपने दोस्त की मदद करना, जिसके कारण जो गया है उसे ही वो लेकर आएगा। धैर्य गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहती है। रामेश्वर जी पीछे मुड़कर अपने कमरे में जाते हुए कहे, अभी रात हो गई है, कल सुबह मुझे आपकी पत्नी इस घर में दिखनी चाहिए, और आप खुद उन्हें लेने जाएंगे। आरुष अगर आपको एड्रेस पता है तो धैर्य को भेज दे, वो अपनी बीवी को लेने जाएंगे, और आरुष तब तक हमारे साथ रहेंगे, आ जाए हमारे साथ। आरुष धैर्य को देखते हुए कहा, इस कुत्ते के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं तू जाए द्रुति को ढूंढने और लेने। आरुष वाहन से दादाजी के कमरे में चला गया था। दोनों को जाने के बाद धैर्य चीजें फेंकते हुए चिल्लाने लगा था। कुछ ही देर में धैर्य किसी को फोन करके छीलते हुए कहा, उस लड़की को ढूंढो, कहाँ है, क्या कर रही है, हर मिनट की खबर चाहिए मुझे उसकी। धैर्य अपने कमरे में जाकर उस पेपर्स को देखते हुए चक्कर काट रहा था। वो पेपर जैसे उसकी जिंदगी का चैन उड़ा दिया था। वो सिगरेट पीते हुए गुस्से में दांत मींचे बैठा हुआ था। धैर्य को द्रुति की हर घंटे की न्यूज़ उसके फोन में आ रही थी। धैर्य पूरी रात सोया ही नहीं था। वो सूरज की पहली किरण देखते ही अपनी कार की चाबी के कर बाहर निकल गया था। धैर्य पूरी रात सोया ही नहीं था। चिड़ियों की चाहचहाट और सूरज की पहली किरण उस पर पड़ते ही वो कार की चाबी लेकर बाहर चला गया था। वो हवा की स्पीड में कार चला रहा था। कुछ ही देर में वो एक जगह पर रुक गया था। वहां का माहौल दिल्ली के दूसरे इलाके से अलग था। वहां की सुबह सूरज उगने से पहले हो गई थी। सब कोई साफ सफाई का काम कर रहे थे, कई तो वहां से अपने खाने के डब्बे लेकर काम पर निकल रहे थे। ठेले वाले अपना ठेला लगाने के लिए साफ सफाई कर रहे थे। धैर्य अपनी कार की विंडो नीचे किया और वहां दो आदमी आके बोले, वो उस गली में रहती हैं, रात से वो घर पर ही हैं। धैर्य कार स्टार्ट करने लगा था, पर उनमें से एक ने कहा, सर आगे गली है, आपकी कार अंदर नहीं जाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा।
धैर्य गुस्से में कहा, क्या बकवास, मुझे इस गंदी जगह पर चलना होगा। हाउ डिकस्टिंग डॉट। धैर्य अपना हाथ कार की स्टीयरिंग पर दे मारा था। वो दोनों आदमी थोड़ा दूर जाकर खड़े हो गए थे। धैर्य अपनी कार एक किनारे लगा के जैसे ही पाँव बाहर रखे और उसके पैर गंदे से कीचड़ में गए, धैर्य जोर से छीलते हुए कहा, व्हाट द फक, शीट, उस लड़की को तो जान से मार दूंगा। हाउ डेयर शी इज। धैर्य अपने जूते को झड़ते हुए गुस्से में आगे बढ़ गया था। वो मुट्ठी कसते हुए आगे बढ़ रहा था, पर कुछ देर बढ़ा था कि एक घर से एक औरत घर के अंदर से ही घर का कचरा बाहर फेंका, जो कुछ उड़ता हुआ धैर्य पर गिरा। व्हाट थे हिलल, यू अंधे हो, दिखता नहीं है। वो औरत चीखते हुए बाहर आके बोली, कचरा है, बाहर न फेंके तो घेर में रखे, चल आगे बढ़, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर नहीं तो। धैर्य गुस्से में कहा, तुम जैसे लोग इतने ही बदतमीज होते हैं, गरीब हो ऊपर से इतनी अकड़ डॉट। वो औरत चिल्लाते हुए कही, अरे हैट रे, इतना ही आमिर हो तो अपने महल में रहो, यहाँ नाले और गली कुछे में क्या कर रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहते ही वो औरत मुंह हैंड के अंदर चली गई थी। धैर्य घिनौना सा चेहरा बनाकर आगे बढ़ गया था। पर कहते हैं न सब शुरुआत थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा था कि दूसरे घर के खिड़की से किसी ने पानी फेंका, जो धैर्य के ऊपर जाकर गिरा था। वो पूरा भीग चुका था। गुस्से में चिल्लाते हुए वाहन से वापस जाने लगा था। वो अपनी कार में बैठते हुए उन दोनों आदमियों को चिल्लाते हुए कहा, हाउ डिस्गस्टिंग, जल्दी से मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, और जब तक उस लड़की मई यहाँ से न ले जाओ तब तक इन लोगों पर नजर रखो कि कुछ बाहर न फेंके। हरी कार में बैठते ही अपने कपड़े उतरने लगा था, पर उसी वक्त द्रुति अपनी माँ और भाई के साथ साथ एक रिक्शा में बाहर जा रहे थे। धैर्य की नज़र द्रुति पर गई। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब ये लड़की कहाँ जा रही, ईमा सो इरिटेटेड, मैं जान से मार दूंगा इस लड़की को, मेरी जिंदगी का कांटा बन गई। एक बार ये हाथ में आ जाए उसके बाद मैं उसे वो दिखाऊंगा जो कभी भी नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ द्रुति अपने बाबा से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वो जैसे ही वो हॉस्पिटल के वीआईपी कमरे में गई जहां उसके बाबा को रखा गया था, द्रुति के अपने बाबा को देख के रोने लगी थी। उसे वो वक्त याद आ जब उसके बाबा मुस्कुराते हुए काम पर जा रहे थे। फ्लैशबैक। कन्हैया जी द्रुति के पापा एक हफ्ते पहले सुबह सुबह काम पर निकल रहे थे। द्रुति पीछे से भागते हुए आकर कही, बाबा आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे, जल्दी आना, मैंने माँ को भी कह दिया है। कन्हैया जी हंसते हुए कहे, ठीक है बेटा जी। द्रुति मुस्कुराते हुए बाई करके अंदर आ गई और अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। द्रुति उस दिन ऑफिस से जल्दी आ गई थी। वो रेडी होकर छोटू को कपड़े देते हुए कही, जल्दी से तैयार हो जा, हम नहर जा रहे हैं। छोटू द्रुति को गले लगा के कहा, दीदी आप बहुत पैसे कमाने लगे हो क्या, आप माँ बाबा की मदद करने लगे हो, हम आप भूखे नहीं सोते हैं एक भी दिन। द्रुति प्यार से सर सहलाते हुए कही, ज्यादा नहीं पर हम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सके इतना कर लेते हैं। छोटू मुस्कुरा के कहा, हम जब बड़े हो जाएंगे तब आपको बहुत बड़े वाले कॉलेज पढ़ने भेजेंगे। द्रुति सर चुम के गले लगते हुए कही, और हम भी तब मन लगा के पढ़ेंगे, हमें खुशी होगी मेरा भाई पढ़ाएगा। सीमा जी घर के अंदर आके बोली, अरे तुम दोनों तैयार हो गए, बाबा आते ही होंगे। सब रेडी होकर कन्हैया जी का इंतजार करने लगे थे। काफी वक्त हो गया द्रुति के बाबा नहीं आए तो सीमा जी द्रुति से बोली, डर्टी जाना पड़ोसी से फोन पर कॉल करके पूछना अभी तक आए क्यों नहीं। डर्टी बाहर जाने लगी थी कि एक डमी भागते हुए आकर दरवाजा जोर पीटते हुए कहा, छोटू की मां कन्हैया का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। वहां तीनों सदमे आ गए थे। वो सुध-बुध खोए भागे जा रहे थे। पास वो रिक्शा में बैठे और छोटे से सरकारी अस्पताल में जा पहुंचे। वहां रिसेप्शन एक स्ट्रेचर पर एक इंसान खून से लथपथ था। कुछ आदमी घेर के खड़े थे। छोटू और डर्टी खून में लथपथ इंसान को देख भी नहीं रहे थे। सीमा जी तो बेहोश हो गई थी। द्रुति डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए, डॉक्टर इनका इलाज क्यों नहीं कर है, ये मेरे बाबा हैं। डॉक्टर गुस्से में कहा, हम ऐसे इलाज नहीं करते हैं, ये पुलिस केस है। द्रुति हाथ जोड़ते हुए कही, आप इलाज शुरू करें, हम पुलिस के पास जाते हैं। डॉक्टर नकारते हुए कहा, नहीं नहीं डॉट। द्रुति को अपने पापा की जान किसी और की मुट्ठी में को देख के गुस्सा आने लगा था।
एक आदमी द्रुति का हाथ पकड़ के कहा, बेटा हम आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं पर कोई मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। द्रुति गुस्से में चिल्ला के कही, ऐसे कैसे तैयार नहीं हो रहे हैं? द्रुति एक कांच की शीशी उठाया और फोड़ के डॉक्टर के गले पर रखते हुए बोली, इलाज नहीं किया तो मैं मार दूंगी और जो बची हुई शान होगी न उसमें जाकर पहले मेरे बारे में पुलिस कंप्लेन करना तब इलाज होगा। वहां आसपास के लोग भी डर गए थे। द्रुति एक कांच की शीशी उठाया और फोड़ के डॉक्टर के गले पर रखते हुए बोली, इलाज नहीं किया तो मैं मार दूंगी और जो बची हुई शान होगी न उसमें जाकर पहले मेरे बारे में पुलिस कंप्लेन करना तब इलाज होगा। वहां आसपास के लोग भी डर गए थे। डॉक्टर थूक निगलते हुए कहा, सिंह जल्दी से पेशेंट को ओटी में ले चलो। मैडम आप फिक्र मत करिए, हम आपके बाबा का इलाज करते हैं। द्रुति उसके गर्दन से कांच की बोतल हटा ली थी। सीमा जी और छोटू उसे कस के गले लगाकर रोने लगे थे। डॉक्टर वहां से भागते हुए चला गया था। द्रुति ये सब सोच ही रही थी तभी डॉक्टर अंदर आए और द्रुति अपने सोच से बाहर आ गई थी। द्रुति अपने आंसू साफ करके खड़ी हो गई थी। डॉक्टर उसे देख के कहा, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनके पास हमेशा एक नर्स रहती है। द्रुति लंगड़ा कर आगे बढ़ते हुए बोली, डॉक्टर ये कोमा से बाहर कब आएंगे? और डॉक्टर बीच में उसके पैरों को देखते हुए कहा, मिस द्रुति राइट, देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी हुआ हमें पता चल, इनके सर पर ईंट और दीवार गिरी है इनके ऊपर और ये बहुत बुरे तरह से जख्मी आए थे। इन्हें बहरी से ज्यादा अंदरूनी चोट भी लगी है जिसके वजह से इनका दिमाग काम करना बंद हो गया है। इनका इलाज जारी रहेगा। अब ये कब कोमा से बाहर आते हैं ये तो हमें भी पता नहीं है। और आप बैठकर आपके पैरों को इलाज की जरूरत है। द्रुति अपने पैरों को देख के एक के ऊपर एक रख के अपने होठों को काटते हुए नमे सर हिला के कही, हम ठीक है, आप बस हमारे बाबा को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर नर्स को इशारा किया और पलके झपका के कहा, डॉक्टर आरुष का 100% का रिकॉर्ड रहा है, जो केस उन्होंने हाथ में ले ली है वो ठीक करके ही रहते हैं और हम डॉक्टर हैं, हम ही चोटों का इलाज करते हैं। आप बैठ जाए, हम बस आपकी चोट साफ करेंगे और हाँ आपको टिफिन लेने की जरूरत नहीं है, आप ले जाए, आपके डैड को पाइप के थ्रू खाना खिलाया जा रहा है। द्रुति सीमा जी को देख के हाँ में सर हिला दी थी। डॉक्टर ने द्रुति को बैठाया और उसकी पट्टी की। 2 घंटे वहीं रुक के वे लोग वापस घर के लिए निकल गए थे। पर इस बार धैर्य द्रुति के घर के सामने इंतजार कर रहा था। गुस्से से नश उभरी हुई थी, गंदगी और धूप उसे परेशान करने के लिए कभी थे। इस बार रिक्शा रुका, सीमा जी और छोटू द्रुति को सहारा देकर उतरे। धैर्य ये सब देख रहा था। द्रुति पीछे मुड़ के एक नज़र धैर्य को देखी और अंदर चली गई थी। धैर्य गुस्से में दंत पिसते हुए कहा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई मुझे इग्नोर किया। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और ये मुझे इग्नोर कर दी। धैर्य गुस्से में कहा। वहां खड़े 5-6 आदमियों से कहा, तुम लोग क्या देख रहे हो, उसे लेकर आओ, एनी कॉस्ट। सब एक दूसरे की शकल देखने लग गए थे। एक आदमी आंखों से इशारा कर आगे बढ़ गया था। दरवाजा खटखटाया और सीमा जी दरवाजा खोली और उस आदमी को देख के बोली, अरे आप तो वही हैं तो जो इनके इलाज के लिए ले गए और घर भी समेटा। वो एक नज़र अंदर घूमते हुए कहा, हाँ वो हम द्रुति मैडम के ऑफिस में काम करते हैं, हमें उनसे मिलना, क्या आप बुला देंगे? सीमा जी दरवाजे से हेठ हुए कहा, हाँ आइए न, द्रुति अंदर ही है। वो आदमी पीछे मुड़ के धैर्य को देखा और अंदर जाके द्रुति को देख जो एक कोने में बैठी हुई थी। सीमा जी द्रुति को देख के बोली, द्रुति देख तो देते, ऑफिस से मिलने आए हैं, यही हैं वो जिन्होंने हमारी मदद की है। द्रुति अपनी नज़र उठाकर देखी, उस आदमी को देखते ही वो डर गई थी। सीमा जी रसोई में जाकर बोली, आप दोनों बात करें, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। वो आदमी द्रुति के पास आके धीरे से कहा, मैडम धैर्य सर आपका इंतजार कर रहे हैं। द्रुति को याद आया अभी जिस आदमी को उसने देखा वो धैर्य था। वो धैर्य को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वो देख के भी पहचान नहीं पाई थी। द्रुति नमे सर हिला दी थी, उसके चेहरे पर डर से पसीने आ गए थे। वो आदमी हाथ जोड़ते हुए कहा, सर बहुत गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं, आप बाहर चले। वो कुछ कहता आगे उससे पहले धैर्य अंदर घुस चुका था। द्रुति झटके से खड़ी हो गई थी। सीमा जी बाहर आके बोली, कौन आया है, इतनी जोर से दरवाजा खोलता है क्या?
वो आदमी बीच में आकर हकलाते हुए कहा, वो ये हमारे बॉस हैं, इन्होंने सुना कि द्रुति मैडम के साथ ये सब हुआ है तो मिलने आ गए हैं। सीमा जी हाथ जोड़ के बोली, आप ही हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मदद की। आप इस गरीब की कुटिया में आए हैं, बैठे न, छोटू साहब के लिए कुर्सी ला कर दे। धैर्य गुस्से में चिल्ता की द्रुति आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ के न में सर हिला दी थी। छोटू चेयर लाकर अच्छे से साफ करके धैर्य के सामने रख दिया था। धैर्य की मुट्ठी कसते जा रही थी। द्रुति आंसू साफ करके बोली, माँ आप कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ ना। सीमा जी खुश होकर हाँ में सर हिला दी थी और छोटू से कही, छोटू आ हमारी मदद कर दो। द्रुति दोनों को अंदर जाते ही हड़बड़ा कर उसके पास आके हाथ जोड़ के बोली, शादी के बारे में घर में किसी को नहीं पता है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत बोले। धैर्य गुस्से बोला, अगर चाहती हो मैं कुछ न कहूँ तो पैक योर बैग के विथ मी। द्रुति रोते हुए न में सर हिला के बोली, आपकी शर्त पूरी की है मैंने, देखे मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। धैर्य पॉकेट में हाथ डाल के 2 कदम पीछे जाते हुए कहा, ओके थे, वेट एंड वॉच, तुम कैसे अभी के अभी सड़क पर आते हो, आपकी माँ को भी टीसूच पता चलना चाहिए, बुलाए। द्रुति न में सर हिला के बोली, नहीं नहीं ऐसा न करे, बाबा मर जाएंगे, मैं चलूंगी। धैर्य टाइम देखते हुए कहा, आपके पास बस 5 मिनट है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारी माँ के कानों में साड़ी बातें कैसे जाएगी, वो तो डोंट फोगाट। द्रुति हमें सर हिला दी थी। धैर्य और वो आदमी बाहर चले गए थे। द्रुति सीमा जी के पास जाते हुए कही, मामा मुझे अभी जाना होगा। सीमा जी आंखें बड़ी करके बोली, कहाँ जाना है तुम्हें? द्रुति सर पकड़ के कही, क्या कहूँ माँ, मेरी कंपनी ने हमारी बहुत मदद की है, तो मुझे भी उनके लिए काम करना होगा न, वो मुझे घर दे रहे हैं आराम से रहकर काम करने के लिए, जब मैं सब कुछ कर लूंगी न माँ तो आप संग को भी वही बुला लूंगी, बड़े से घर में। सीमा जी हाथ पकड़ के बोली, पर बेट। द्रुति खड़ी देख के बोली, माँ मैं आपसे हर हफ्ते दिन मिलने आऊंगी, पर अभी हम लेट हो रहे हैं, प्लीज माँ हमें माफ कर देना, हम आपके परेशानियों में साथ नहीं दे पाए। सीमा जी गले लगा ली थी। जैसे जैसे टाइम जा रहा था द्रुति की दिल की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। उसकी नज़र घड़ी से हाथ नहीं रही थी। जैसे 5 मिनट होने वाला था, द्रुति अलग होते हुए बोली, माँ मुझे चलना चाहिए। सीमा जी सर पर हाथ रख के बोली, ख्याल रखना आपन। द्रुति हाँ में सर हिल्ला के बाहर चली गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गए थे। बाहर निकलते ही उसके आंसू बह गए थे। धैर्य द्रुति लो धीरे धीरे आता देख के बोला, कांट हैंडल इट। धैर्य उन आदमियों को इशारा किया और खुश दूरी के पास चला गया था। जैसे ही धैर्य एक हाथ आगे करके वो नीचे झुका, द्रुति शिशकते हुए आंखें मीच के बोली, नहीं 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 नहीं। धैर्य उन आदमियों को इशारा किया और खुश दूरी के पास चला गया था। जैसे ही धैर्य एक हाथ आगे करके वो नीचे झुका, द्रुति शिशकते हुए आंखें मीच के बोली, नहीं 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 नहीं। धैर्य लाल आंखों से घुर के देखा, उसे झटके से गोद में उठाकर चलते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, मेरे सामने एक वर्ड भी बोला न तो जबान काट के हाथ में दे दूंगा। द्रुति के हाथ पाँव काँप रहे थे, उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। वो द्रुति को कार में ऐसे फेंका जैसे वो कोई कचरा फेंक रहा हो। दूसरी तरफ वो ड्राइविंग सीट पर बैठा सिगरेट जला के कश लेते हुए कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया था। द्रुति के धुएं से खांसने लगी थी। अर्धांश रुडली बोला, शट योर माउथ यू चीप गर्ल। द्रुति अपने हाथों से मुंह बंद करके दूसरी तरफ देखने लगी थी। 2 घंटे के ड्राइव के बाद वो घर के लिए पहुंचे। द्रुति जैसे जैसे कार को अंदर जाता देख रही थी, वैसे ही वो खुद को कैद और जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। आज से क्या होने वाला उसे पता ही नहीं था। कार बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी थी। धैर्य बाहर निकला और जोर दे दरवाजा बंद करके अंदर चला गया था। द्रुति फिर से डर गई थी। द्रुति धैर्य को जाते हुए देख रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, आरुष भागते हुए अंदर आ गया था। वो दरवाजा खोल के परेशान होके कहा, द्रुति तुम ठीक हो, क्यों गई तुम यहाँ से? द्रुति मुट्ठी कस ली थी। आरुष हाथ आगे करते हुए कहा, निकलो, क्यों बैठी हो? द्रुति नजर उठा के उसे देखी, फिर अपने नजरें नीचे कर बाहर निकली। आरुष कार का दरवाजा बंद किया। द्रुति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी।
आरुष देखा द्रुति को प्रॉब्लम हो रही है चलने में, उसके पास जाके बोला, रुको द्रुति। द्रुति चुपचाप खड़ी हो गई थी। आरुष उसे उठा के ले जाने लगा था। द्रुति दरबाड़ा कर कही, मुझे नीचे उतर से मैं चल लूंगी। आरुष आंखें दिखा के कहा, हाँ मुझे पता है तुम कितनी थी को और परसों रात के कहा से कूद के भागी हो, नंबर दिया था न मैंने, बोला था न मैंने, कुछ भी हो कॉल कर लेना। रामेश्वर जी दरवाजे पर खड़े आरुष और उसके गॉड में डरी सहमी लड़की जिसकी आंखें देख के लग रहे थे कितने दिनों से उसके आंसू सूखे नहीं थे। आरुष रामेश्वर जी को देख के दरवाजे पर जी रुक गया था। वो द्रुति को देख के रामेश्वर जी को देख के कहा, दादू ये द्रुति है। रामेश्वर जी कड़क आवाज में बोले, अंदर लाए इन्हें और इनके पैरों का इलाज करे। द्रुति कड़क और वजनदार आवाज से डर के आपके कपड़ों को पकड़ आंखें मीच लिया। आरुष अंदर लाया और सोफे पर बैठाकर उसके पैरों को देखने लगा, पर तुरंत उसे देख के कहा, हॉस्पिटल गई थी, मिली अपने बाबा से। द्रुति सर नीचे कर ली थी। रामेश्वर जी द्रुति के पास बैठ के उसके सर पर हाथ रखे और इतने में ही द्रुति डर से सिमट गई थी। रामेश्वर जी उसे डरता देख के थोड़ा दूर होके बोले, हमारा नाम रामेश्वर है और हम धैर्य के दादू हैं तो आपके भी दादू हुए। द्रुति नजरें उठा के आरुष को देखी, फिर नजरें नीचे कर ली थी। आरुष पलके झपका के कहा, द्रुति दादू है, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर इन लो हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। द्रुति रामेश्वर जी को देख के धीरे से कही, हेलो सर। रामेश्वर जी मुस्कुरा के बोले, हेलो द्रुति। रामेश्वर जी खड़े होकर जोर से चिल्लाए, धैर्य। धैर्य नीचे आए। धैर्य आराम से आते हुए बोला, अब क्या है दादाजी, आ गई न ये लड़की, अब मेरा पीछा छोड़ो। रामेश्वर जी गुस्से में बोले, कोई अपनी पत्नी को जख्मी हालत में छोड़कर भागता है क्या, अभी के अभी इन्हें अपने कमरे में ले जाए आराम करने के लिए। धैर्य गुस्से में कहा, व्हाट ए जोक दादाजी, मैं आपकी बातें मान रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात मानूं, इतने कोने हैं और बहुत सारे कमरे भी, किसी भी कोने में डाल दो इस लड़की को, आई डोंट केयर, बट ये लड़की मेरे कमरे में नहीं जाएगी। रामेश्वर जी द्रुति को देख के बोले, वो आपकी पत्नी है। धैर्य हाथों को मोड़ते हुए कहा, मैं नहीं मानता, आपकी शर्त पूरी की है मैंने, पर आप डेट नहीं डिसाइड कर सकते, वो मेरा हक है। रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहे, आरुष द्रुति को सुगंधा का कमरे में छोड़कर आए, आज वो ही उनका कमरा है। धैर्य गुस्से में मुट्ठी कसते हुए कहा, दादाजी। रामेश्वर जी उंगली दिखा के बोले, शी आप अपनी बातें के दी और हम बिना कुछ बोले सुने लिया तो हम जो कर रहे हैं अब आप बिना कुछ कहे सुने। रामेश्वर जी आरुष को भावे चढ़ा के कहे, अभी तक आप यहीं हैं, बहू को ले जाए। आरुष हिचकिचाते हुए धैर्य को देखा, वो कुछ कहना चाहता था पर दादाजी को देख के कुछ बोल नहीं पाया। वह द्रुति को उठाया और धैर्य के बगल से होते हुए द्रुति को वहां से ले गया। धैर्य लाल आंखों से देखते हुए कहा, दादाजी ये आपने अच्छा नहीं किया। रामेश्वर जी धैर्य की बातों को अनदेखा कर जोर से आवाज दिए, धामो। धामू जल्दी से उनके सामने आके कहा, जी बड़े मालिक। रामेश्वर जी सोफे पर बैठते हुए कहे, आज से अभी से जब तक द्रुति ठीक नहीं हो जाती उनका ख्याल रखे, उनके खाने पीना सब कमरे में व्यवस्थित करे और हमारे और द्रुति के लिए चाय सुगंधा के कमरे में लेकर आए। धामू सर झुका के इशारा किया और वहां से चला गया था। धैर्य गुस्से में कहा, वो हमारी माँ का कमरा है, आप मेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, चाहे मैं कल करूँ या 10 साल बाद करूँ, वो मेरा फैसला होगा। धैर्य गुस्से में कहा, वो हमारी माँ का कमरा है, आप मेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, चाहे मैं कल करूँ या 10 साल बाद करूँ, वो मेरा फैसला होगा। धैर्य गुस्से में कहा, अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस लड़की को माँ के कमरे से निकलकर मेरा रूम छोड़कर किसी भी कमरे में रखे, पर वो वहां नहीं रहेगी। रामेश्वर जी उसके पास जाके जेब से मंगलसूत्र निकलकर दिखते हुए कहे, जब आपने अपनी माँ की मंगलसूत्र द्रुति को पहनाने वक्त नहीं सोचा तो माँ का कमरा देने वक्त क्यों कतरा रहे हैं। धैर्य मंगलसूत्र देख के आंखें बड़ी करके बोला, इसकी इतनी हिम्मत। धैर्य रामेश्वर जी के हाथ से मंगलसूत्र ले लिया, गुस्से में कहा, मिसप्लेस करने की हिम्मत कैसे हुई, सड़क छाप। रामेश्वर जी बीच में कहे, जाए अपनी बीवी को ये पहना कर आए।
धैर्य चिल्लाते हुए कहा, वो मेरी बीवी नहीं है, ये आपको भी पता है, इतनी जल्दी हो सके मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ दादाजी डोंट फार्स मैं कुछ गलत न कर दूं। धैर्य वहां से जाने लगा कि पीछे से रामेश्वर जी ने कहा, शायद आपकी माँ की बात आप भूल गए हैं, वो चाहती थी ये मंगलसूत्र उनके बहू के गले में हमेशा रहे, और अभी टी उनकी बहू द्रुति ही है। रामेश्वर जी वहां से चले गए थे। धैर्य कुछ देर के लिए वहां खड़ा रह गया था। धैर्य की माँ का कमरा जो अब द्रुति का था। द्रुति उसे बेड पर बैठा और पानी ढूंढने लगा था। आरुष कमरे से बाहर जाते हुए कहा, यही रहना, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। द्रुति पीछे से प्यारी सी आवाज में कही, भैया आपका नाम क्या है? आरुष के कदम रुक गए थे। 10 सेकंड के लिए एक जगह पर मूर्ति बना खड़ा रह गया था। द्रुति को लगा उसने गलत कहा, वो सोचने के बाद बोली, सर डॉट। आरुष पीछे मुड़कर द्रुति के पास आकर साइड टेबल खींच के द्रुति के सामने बैठते हुए कहा, फिर से कहना। द्रुति सर नीचे किए हुए बोली, ससी सर डॉट। आरुष आंखें छोटी करके कहा, उससे पहले। द्रुति थूक निगकते हुए बोली, बह 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 भैया डॉट। आरुष मुस्कुरा के अपने पैरों पर जोर से तपली मर के कहा, ये हुई न बात। आरुष फिर आंख छोटी करके कहा, सच में मेरा नाम नहीं पता, पर अभी तो कितनी बार मेरा नाम पुकारा गया है। द्रुति न में सर हिला दी थी। आरुष अपनी कमर सीधी करके कहा, ओके ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ फुल डिटेल में, ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा। द्रुति धीरे से सर कर करके बोली, हाँ हम ध्यान देंगे। आरुष धीरे से कहा, सो क्यूट, पर ये द्रुति ने सुना नहीं। आरुष गला साफ करके आगे कहा, मेरा नाम आरुष है, मेरा पेशा डॉक्टरी है, जहाँ तुम्हारे बाबा का इलाज चल रहा है वो हॉस्पिटल मेरा ही है, तो अब तुम कूल डाउन हो सकती हो क्योंकि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, एंड आई प्रॉमिस तुम्हारे डैड, आई मीन तो से तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। द्रुति के आंखों में आंसू आ गए थे, ये सुनकर उसके दिल में थोड़ी सी खुशी और हिम्मत दोनों आ गई थी। आरुष आंखें छोटी करके कहा, जिससे शादी हुई है उसका नाम तो पता होगा। द्रुति अपने मुट्ठी से बेडशीट पकड़ में न में सर हिला दिया। आरुष सर पकड़ के कहा, क्या डॉट? तुम्हारी जिससे शादी हुई है उसका नाम धैर्य रघुवंशी है, और बाहर जो बूढ़ा आदमी था वो है रामेश्वर रघुवंशी। तुम जिस कंपनी में काम करती थी वो दादाजी की है जो अब धैर्य चला रहा है, क्या तुमने कभी उसे ऑफिस में नहीं देखा? द्रुति न में सर हिला दी, और वो शौक में भी थी। द्रुति हाथ जोड़ के बोली, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप मेरे बाबा का इलाज कर रहे हैं, वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कह रहे थे हमारे बाबा जिएंगे नहीं। पर हमारे बाबा कहा करते थे डॉक्टर दूसरा भगवान होता है तो को हमें जीवन देता। आप सच में मेरे लिए भगवान हो, मैं जल्दी बाबा के इलाज के पैसे दे दूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और आपके पाई पाई चुका दूंगी। आरुष उसके पास जाकर उसका हाथ नीचे करते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? और मैंने कुछ नहीं किया है, धैर्य ने सब किया है। तुम्हारे बाबा की इलाज से लेकर तुम्हारे घर को लोन से छुड़वाया और राशन पानी सारा सामान सब उसने ही किया है। द्रुति चुप हो गई थी। आरुष द्रुति से पूछा, तुम्हारे पास है? द्रुति ने न में सर हिला दिया था। आरुष कुछ कहता उससे हले द्रुति धीरे से बोली, मैं कुछ पूछूं? आरुष मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, भाई कहा है तो ये बहन अपने भाई से कुछ भी बातें कर सकती हैं, बिना डरे और बिना झिझक के। द्रुति चाह वाली नजरों आरुष को देखते हुए बोली, क्या मैं माँ बाबा से मिलने जा सकती? द्रुति आरुष के चेहरे का भाव बदलने पहले ही हाथों को हिला के बोली, मैं रोज मिलने के लिए नहीं कह रही, पर हर 2 दिन पर तो मिल सकती हूँ ना। आरुष दृश्य के गाल खींचते हुए कहा, सो क्यूट, तुम कभी कभी नहीं हर दिन मिल सकती हो, और इतने प्यार से बोलोगी तो कोई भी मान जाएगा। द्रुति एक पल के लिए डर गई थी, पर आरुष का जवाब सुनते ही वो खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन कुछ ही में उसका चेहरा उतर गया। वो लड़खड़ाते हुए जबान से कुछ कहने को हुई कि आरुष उसे हाथ पर हाथ रख के पलके झपका के कहा, टेंशन मत लो, मैं धैर्य से बात करूंगा। द्रुति अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोली, एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? आरुष भावे चढ़ा का बोला, कितने सवाल है तुम्हारे पास? द्रुति बिल्कुल चुप हो गई थी। आरुष गहरी सांस लेकर कहा, पूछो। द्रुति आरुष के आंखों में देखते हुए बोली, आपने क्यों किया ये सब?
मेरी मदद की इतनी बड़ी कीमत क्यों देनी पड़ी? इस बार आरुष को नजरें नीचे हो गई थी। द्रुति आगे बोली, क्या मेरी मदद मांगनी इतनी बड़ी थी कि मुझे किसी अनजान से, जिसे मैंने देखा तक न हो, उससे शादी करनी पड़े, या इतनी बड़ी कि परिवार से झूठ बोलना पड़े, उनसे दूर रहना पड़े? द्रुति का गला रूंध गया था। वो आंसू पोंछते हुए, कभी, क्या आप सच्चाई बता सकते हो, क्यों हुई है ये शादी? आरुष कुछ नहीं कह पाया। उसके चेहरे का रंग उतार गया था। वो नजरें चुराते हुए बोलने की कोशिश करने लगा था। वो द्रुति और काफी से। दरवाजे पर खड़े रामेश्वर जी सब कुछ सुन रहे थे। रामेश्वर जी दरवाजे पर खड़े आरुष और द्रुति की बातें सुन रहे थे। दोनों दिन में क्या हुआ, कैसे द्रुति यहाँ आई, उन्हें सब चीजों की जानकारी हो गई थी। आरुष के न बोल पाने पर रामेश्वर जी गला साफ कर दरवाजे पर 2 बार उंगलियों से नॉक किया। आरुष और द्रुति की नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। द्रुति के कानों में कुछ देर पहले की रामेश्वर जी की आवाज गूंज उठी थी। वो उन्हें देखते ही बेड के कोने में दुबकने लगी थी। आरुष रामेश्वर जी को देख के जान में जान आए, जैसे रामेश्वर जी उसे कुएं में डूबने से बचा लिया था। आरुष जल्दी सी खड़ा होके उनके पास जाके कहा, दादू आप आइए न। रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए अंदर आते हुए बोले, हम द्रुति के साथ चाय पीने आए हैं। आप तो चाय पीते नहीं हैं, हमारे बैठना है तो अपने के लिए कॉफी मांगा ले। रामेश्वर जी द्रुति के पास बैठे और धामू को इशारा किया। धामू तुरंत ट्रे रामेश्वर जी के सामने रखकर बाहर चला गया था। रामेश्वर जी द्रुति को देख के बोले, द्रुति आप हमसे डर रही है तो आप डरना छोड़ सकती हैं। देखिए आप आज से ही हमारी बेटी हैं, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप अलग घर में आई हैं। आज से ये आपका ही घर है। द्रुति रघुवंशी का। आरुष द्रुति को देखा जिसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आरुष कुछ देर सोच के बोला, आज मैं भी चाय पीऊंगा दादू। रामेश्वर जी बैठे और धामू साइड टेबल पर ट्रे रखकर केतली उठाने लगा था कि रामेश्वर जी हाथ दिखा के रोकते हुए कहे, हम कर लेंगे, आप जाए। धामू चले गया। रामेश्वर जी द्रुति के सर पर हाथ रख के बोले, हमें माफ करिएगा, आपको जो भी तकलीफ हुई। आरुष हंसते हुए दोनों के बीच में आकर कहा, दादू नॉट फेयर, द्रुति आ गई तो मुझे भूल गए। रामेश्वर जी आंखें दिखाते हुए बोले, आप तो जब से पैदा हुए हैं तब से ही हमारे गले पड़े हुए हैं। रामेश्वर जी चाय का कप द्रुति की तरफ करते हुए कहे, अब तो हमारा प्यार सिर्फ द्रुति के लिए होगा, वो हमारी समझदार बच्ची होगी। रामेश्वर जी देखे द्रुति नजर तक नहीं उठाकर देख रही और डर रही थी। वो चाय की कप साइड रख के द्रुति के सिर पर हाथ रख के बोले, द्रुति। द्रुति सर पर हाथ महसूस कर शांत सी हो गई थी, जैसे उसके अंदर से सारा डर छू मंतर हो गया हो। द्रुति की दिल की धड़कनें थोड़ी सी शांत हुई, उनका हाथ उसे अपना सा लगा था। रामेश्वर जी प्यार से बोले, द्रुति आप हमारे घर की सदस्य है,
आप हमें आरुष और धैर्य की तरह दादू बोल सकती हैं। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपको आपके परिवार से कोई अलग नहीं करेगा। आप जब चाहे उनसे मिल सकती हैं और उन्हें यहाँ बुला सकती हैं। धृति रामेश्वर जी का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पता चलेगा तो वो मर जाएंगे। रामेश्वर धृति को गले लगा के कहे, अरे रोते नहीं हैं, हम हैं न, सब ठीक करेंगे। धृति नजरें उठा के रामेश्वर जी को देखी। रामेश्वर जी पलके झपका दिए थे। आरुष के आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो सर झटक के मुस्कुराते हुए कहा, क्या दादू आप मेरी बहन को रुलाने आए हो? कितनी मेहनत से मैंने इसे शांत किया था और आप हो कि रुला रहे हो? रामेश्वर जी न में सर हिला दिया थे। उन्होंने उसे चाय दी। धृति चाय कप लेके बोली, थैंक यू सर। रामेश्वर जी घूरते हुए कप वापस लेने गले थे। आरुष अपने सिर पर मारते हुए कहा, बहना सर नहीं दादू। धृति भरी आंखों से रामेश्वर जी को देख के हाँ सिर हिला के बोली, जी दादू। धृति खुश थी। कुछ रिश्ते उससे दूर हुए तो कुछ अनजाने रिश्ते उसके सामने थे। रामेश्वर जी का हाथ बड़ों की साई की तरह था, वहीं आरुष का एक दोस्त भाई की तरह था। तीनों बार किए, चाय पी, दोनों उसे हंसने की कोशिश कर रहे थे, पर दोनों को पता था धृति को समय लगेगा सब कुछ ठीक करने में, अपनाने के। धृति अभी भी शांत थी। वो सिर्फ रामेश्वर जी और आरुष की बातें सुन रही थी। धृति थोड़ा सा डर तो खत्म हुआ था, पर उसके दिमाग के सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए थे। चाय कब की खत्म हो चुकी थी। रामेश्वर जी बात करना चाहते थे, पर वो धृति पर हावी नहीं हो सकते थे। रामेश्वर जी गहरी सांस लेकर बोले, धृति बेटा जी आप आराम करें और जल्दी ठीक हो जाए जी, हम ढेर सारी बातें करें। धृति रामेश्वर जी को देखी। बस रामेश्वर जी और आरुष बाहर आ गए थे। रामेश्वर जी आरुष को घूरते हुए बोले, हमें सब जाना है आरुष। आरुष बिना एक्सप्रेशन के कहा, आप अपने लाडले से क्यों नहीं पूछते हैं? दादू ये मत समझिएगा कि आप सही है, जितनी मेरी गलती है धैर्य का साथ देने में उसे कई ज्यादा जिम्मेदार है आप धृति के इस हालत का। आपको जो जानना है आप धैर्य से पूछे, पर मुझे आपसे जाना है दादू। रामेश्वर जी कड़क आवाज में बोले, आप हमारी बात कभी नहीं समझ पाएंगे आरुष। आरुष उनका हाथ पकड़ के बोला, तो आप समझाओ न दादू, वो मासूम बच्ची का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। रामेश्वर जी चुप हो गए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी माँ को कहाँ कुछ दिन धृति के साथ रहे, उन्हें माँ की जरूरत है। रामेश्वर जी चले गए। आरुष एक बार पीछे मुड़कर धृति के कमरे को देखा, फिर वहां से चला गया था। कमरे के अंदर धृति पलंग के टेक से सर लगाए आंखें बंद किए आज सुबह से सारी बातें सोचने लगी थी। अभी कुछ ही देर हुए थे। धृति नींद के आगोश जाने ही वाली थी कि झटके से रूम का दरवाजा खुला। धृति झटके से डर अपनी पीठ सीधा कर ली थी। उसने सामने देखा तो सामने धैर्य अपनी जेब से मंगलसूत्र निकल के उसके बगल में फेंकते हुए कहा, पहनो इसे। धृति की आंखें बंद हो चुकी थी। उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। धैर्य ने देखा धृति जरा सा भी हिला नहीं। वो उसके करीब जाकर हाथ पकड़ के झटके से खींचते हुए उठाया और चीखते हुए कहा, एक बार में तुम्हें चीजें समझ नहीं आती है, मेरे कहा पहनो इस मंगलसूत्र को। धृति उठने लगी लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी, जैसे डर से उसका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, पर उतने ही देर में धैर्य हाथ पकड़ के खींच लिया था। वो कुछ समझ पाती अर्धांश झटके से मंगलसूत्र उठाया और धृति के गले में पहनने लगा था। पता नहीं वो कैसे मंगलसूत्र पहना रहा था, जैसे यो धृति का गला घोटना चाहता हो। धैर्य मंगलसूत्र पहनने के बाद एक नज़र साइड में लगे ड्रेसिंग टेबल पर गई। वो गुस्से में ड्रेसिंग टेबल के पास जाके सिंदूर की डिब्बी उठाकर लाया और धृति को सिंदूर लगा के डरी के हाथ में थमाते हुए धृति का गला पकड़ के बोला, जब तक यहाँ हो तब तक ये सिंदूर और मंगलसूत्र तुम्हारे गले में दिखना चाहिए, और इस घर में 4 दीवारी के बाद तुमने ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर दिखाई, इस शादी के बारे में बताया या मेरे बारे में तुम्हारे जिक्र भी हुआ तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारा परिवार रास्ते में पर आ जाएगा। धृति पहले से ही रो रही थी। ऊपर से धैर्य के गला पकड़ने के सांस नहीं आ रही थी और उसकी आंखें चढ़ चुकी थी, जैसे उसका दम निकलने वाला है अभी। धैर्य उसका गला छोड़ा और कमर पर हाथ रख के गुस्से ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे पैरों में बहुत जान है ना, और बहुत हिम्मत भी आ गई है, बाउंड्री फांद के भागी हो, चलो दिखाओ कैसे भागी थी तुम। धैर्य वहीं रखे सोफे पर पैर रख कर बैठते हुए कहा, कॉमन
धृति धैर्य के एहसास से भी जान हल्क में अटकी हुई थी। धैर्य धृति को कुछ रिएक्शन न देते देख के गुस्से में सोफे पर हाथ मार के कहा, मैंने कहा भाग के दिखाओ, यू बिच। धृति का रोना और तेज हो गया था। धैर्य धृति की तरफ झुक के बैठते हुए कहा, पहले तुम ये अपने घड़ियाल आंसू किसी और के पास बहाना, मैं तुम्हारे ये आंसू देख के पिघलने वाला नहीं हूँ। पता है तुम गरीबों की आदत होती है रोधों के अमीरों को फंसाने की, तुम लोगों का मान धर्म तो होता नहीं है, जहाँ पैसे देखे वहीं चल देते हो। धैर्य उसके करीब जाके कहा, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, कभी भूल के भी उम्मीद भी मत करना कि तुम जैसी चीप के साथ में घर बसाऊंगा, तुम चीप लोगों से मुझे बदबू आती है, अब तुम हर दिन तिल तिल कर मरोगी और मरूंगा मैं, तुम इस घर की नौकरानी के लायक भी नहीं हो। दादू ने आराम कमरे को कहा है ना, अच्छे से आराम करो, उसके बाद तुम इस घर का सारा काम करोगी, तुम यहाँ महारानी की तरह जीने नहीं आई हो, तुम जूठे बर्तनों के लायक की हो। धैर्य मुड़ के जाने लगा था लेकिन उसे कुछ याद आया। वो बेड के पास आकर बेड से तकिया हटा के जमीन पर फेंकते हुए कहा, बेड पर सोने के जरूर बिल्कुल नहीं है, जमीन पर सोना और इस कमरे के किसी भी चीज को भी हाथ मत लगाना। धैर्य वहां से जा चुका था। धृति सहमी हुई से जमीन पर बैठी हुई थी। धैर्य की सारी बातें उसे न चाहते हुए भी चुभ रही थी। आज तक ऐसे उससे किसी ने बात नहीं को थी और न ही किसी ने उसके गरीबी का मजाक उड़ाया था। जब तक उसके आंसू सूखे नहीं वो रोते रही, सोचते सोचते भी उसे रोना नहीं आ रहा था। वो वहीं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। जब दोपहर में धामू धृति के लिए खाना लेकर आया तब उसकी नींद खुली, पर उसकी नींद एंट्री गहरी थी को वो वापस सो गई थी। धामू खाना का ट्रे लेकर वापस जा रहे थे पर रास्ते में आरुष ने कहा, काका ये खाना। धामू ने कहा, मैडम के लिए, पर उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। आरुष टाइम देखते हुए कहा, अच्छा आप रुके हम देख के आते हैं। आरुष धृति के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे पर आकर एक बार नोक किया, धृति ने नहीं खोला। आरुष आंखें छोटी करके कहा, क्या ये लड़की सच में भाग तो नहीं गई। आरुष झटके से दरवाज़ा खोला पर धृति को जमीन पर सोया देख के उसे सुकून मिला, जैसे उसे झटका झटके मिलते मिलते रह गया हो। वो अंदर आते हुए कहने लगा, यूं फर्श पर क्यों सो रही है, ठंड लग जाएगी इसे तो। उसके पास आया, उसे सोती हुई धृति बहुत प्यारी लग रही थी। आरुष उसे उसके प्यारे नींद से उठाना नहीं चाहता था। वो नीचे झुक के स्तुति को गोद में उठाने लगा था, पर धृति झटके से उठ गई। वो हड़बड़ा कर देखी, वो आरुष को देख के आंखें बड़ी करके बोली, ये आप क्या करोड़ गई, नीचे उतारे मुझे। आरुष बेड पर धृति को बैठाते हुए कहा, तुम फर्श पर सोई थी इसलिए बेड पर सोला रहा था। धृति झटके से नीचे उतरते गुड बोली, नहीं हम यहाँ नहीं सो सकते, हमें मना किया गया है कुछ भी चीजों को हाथ लगाने से। आरुष के माथे पर सिकन सी आ गई थी। वो आंखें सिकोड़ते हुए कहा, किसने कहा। फिर उसे अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया था। वो आंखें बड़ी करके कहा, हमारे जाने के बाद धैर्य यहाँ आया था। धृति कुछ नहीं बोली, वो फर्श पर बैठ गई थी। आरुष उसे उठते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, तुम सुनो ही नहीं, ऊपर बैठो। धृति न में सिर हिला के बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है जमीन पर रहने की। आरुष गहरी सांस लेके कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आरुष जाने लगा था कि धृति उसके पैरों को पकड़ के नामे सिर हिला के बोली, नहीं भैया उनके पास नहीं जाइए। आरुष धृति के डरते हुए चेहरे को देख के रुक गया। जल्दी से धृति का हाथ पैरों से हटाते हुए कहा, आगे से मत करना, चलो उठो, बेड पर नहीं बैठ सकती, पर तुम जमीन पर भी नहीं रहोगी, ये इतना बड़ा सोफा क्यों है, चलो यहाँ लेटो। आरुष धृति को सहारा लेकर सोफे तक ले गया। सारे तकिया हटा के सिरहाने एक तकिया रखा और धृति को लेटने को कहा। धृति आरुष को देखी, आरुष आंखों से इशारा किया, वो लेट गई थी। आरुष वापस बेड के पास आकर ब्लैंकेट लिया और धृति को ओढ़ा के बोला, अब सो जाओ, कुछ भी चाहिए हो ये टेलीफोन फोन कर लेना। धृति कुछ नहीं कही, वो बस चुपचाप थी। आरुष वहां से चला गया था। धृति को कुछ सोचते हुए नींद आ गई थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर रामेश्वर जी पहले से ही बैठे हुए थे। धैर्य अपने टैब में कुछ करते हुए आकर बैठते हुए कहा, धामू कहा, ब्रेकफास्ट ले आए, लेट हो रहे हैं हम। धामू तुरंत